अब हमारा आगे का टॉपिक आ रहा है पर्यटन, यानी पर्यटन होता क्या है? यह एक आमोद-प्रमोद की यात्रा होती है, जो लोग केवल मनोरंजन के उद्देश्य के लिए करते हैं, जिसे अपन टूर कहते हैं, टूरिस्ट के नीचे नाम से जाना जाता है, वही पर्यटन होता है। ये पर्यटन ज़्यादातर लोग अपने आमोद-प्रमोद, हँसी-मज़ाक के लिए करते हैं, तो इसलिए इसे एक आमोद-प्रमोद की यात्रा कहा गया है, जो लोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। पर्यटन के लिए कई ऐसे कारक होते हैं, जिस ओर लोग ज़्यादा अग्रसर होते हैं और ज़्यादातर अपने ये कह सकते हैं कि इस तीर्थ व्यवसाय में विश्व का सबसे बड़ा एक व्यवसाय उभर कर आया है पर्यटन। लगभग प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक आमोद-प्रमोद के उद्देश्य के लिए घूमने-फिरने के लिए आते और जाते रहते हैं। तो ये एक तथ्य व्यवसाय का सबसे बड़ा सेक्टर बन गया है आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये पर्यटन, जो भिन्न-भिन्न देशों के लिए एक अनेक रोजगार उपलब्ध करवाती है। यही नहीं होता इसमें, इसमें उस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी भिन्न-भिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करते रहते हैं। ऐसे में कुछ क्षेत्र आ जाते हैं, जैसे अपन ये कहें कि पर्यटन, पर्यटन क्या है? एक आमोद-प्रमोद की यात्रा है। आमोद प्रमोद की यात्रा, ठीक है? जो लोग अपने मनोरंजन के उद्देश्य के लिए करते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना होता है। अब इसमें कुछ पर्यटक प्रदेश आते हैं। पर्यटक प्रदेश यानी कि ज्यादातर कौन से क्षेत्रों के अंदर पर्यटन किया जाता है? लोग कौन से क्षेत्रों में घूमने फिरने के लिए आते और जाते हैं? तो विश्व में अगर देखा जाए, तो जैसे यूरोप महाद्वीप की बात करें, जैसे मान लो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अरब देश वगैरह हो गया, भारत वगैरह हो गया, तो इस प्रकार से ये है आपका भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर, ठीक है? ये पूरा का पूरा ये यूरोप वाला क्षेत्र आ गया और ये एशिया वाला क्षेत्र आ गया। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर काफी ज्यादा शीत क्षेत्र होने के कारण ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस समुद्र के आसपास आ जाते हैं। इधर ये जो स्विट्जरलैंड वाला जो भाग है, ये वाला पेरिस वाला स्विट्जरलैंड, ये जो भाग है ना, इस क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र क्या करते हैं, ज्यादातर उष्ण क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है, समुद्र का समकारी प्रभाव यहाँ पर होता है, तो अति शीत प्रदेश से बचने के लोग ज्यादातर यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा देखा जाता है, तो ये जो भारत वाला ये जो भाग है, प्रायद्वीपीय भारत वाला, यहाँ पर कर्नाटक, केरल हो गया, गोवा वाले जो भाग है ना, गोवा, कर्नाटक, केरल, इस क्षेत्र में भी लोग काफी ज्यादा घूमने फिरने के, यहाँ तक कि यहाँ पर मुंबई वाला जो भाग है, इस क्षेत्र पे ज्यादातर लोग घूमने फिरने के लिए आते जाते हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र है जो लोगों को एक सर्दियों के अंदर अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि समुद्री समकारी प्रभाव होता है, जिसके कारण ये लोग गर्मी का एहसास करते हैं वहां पर। या अपन ये कहें कि यूरोप महाद्वीप के लोग जो इस ठंडे क्षेत्र से आते हैं, तो यहाँ पर काफी लंबे समय तक घूमने फिरने का ये कार्य करते हैं, इसलिए ये काफी जाना माना एक टूरिस्ट पॉइंट है ना, वो बन गया है। तो ये आ जाते हैं आपके पर्यटक प्रदेश। इसके अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या पर्यटन की दृष्टि से आकर्षित करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें आ जाते हैं कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। अब पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक वो होते हैं जिनकी वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कारक माना जाता है इसमें जलवायु। जलवायु यानी जलवायु एक प्रधान कारक होता है पर्यटन के लिए। तो जलवायु के आधार पर जैसे विश्व में देखा जाता है, तो 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गया, समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गया और शीत कटिबंधीय जलवायु हो गया। तो ज्यादातर लोग शीत क्षेत्रों से उष्ण क्षेत्रों की ओर ज्यादातर पर्यटन करते हैं। ज्यादा उष्ण क्षेत्रों में रहने वाले लोग ठंडे क्षेत्रों की ओर पर्यटन करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से कर रहे हैं। अभी उदाहरण बताया कि अति शीत प्रदेश वाले यूरोप महाद्वीप के लोग जो है ना, इधर भूमध्य सागर के ऊपर स्विट्जरलैंड वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा आते हैं। इस भूमध्य सागर के चारों ओर यात्रा अपना पर्यटन वगैरह करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस समुद्र का प्रभाव होने के कारण यहाँ पर गर्म जलवायु रहती है, लंबी दिन की लंबी अवधि रहती है, शुष्क वातावरण यहाँ का बना रहता है, इसलिए सर्दियों से बचने के लिए, अति शीत प्रदेश से बचने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अतिरिक्त लोग गर्मी से बचने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्र, जैसे मान लो ये ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं,
तो इस तलहटी में रहने वाले लोग गर्मियों से बचने के लिए इस पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर जाएँगे, क्योंकि यहाँ की जलवायु ठंडी होती है। जैसे-जैसे अपन ऊपर चलते जाते हैं, सौरमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है प्रत्येक 165 मीटर की ऊँचाई पर। तो ऐसे में लोग ऊँचाई पर जैसे-जैसे जाएँगे, ठंडा महसूस करेंगे। तो पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में लोग आना-जाना पसंद करते हैं। वो किसके कारण होता है? जलवायु के कारण होता है। फिर आ जाता है आपका भूदृश्य। भूदृश्य भूदृश्य का मतलब हो गया धरातल की बनावट। धरातल की बनावट यानी धरातल की बनावट। भूदृश्य कैसे क्या होता है, किस प्रकार से भूदृश्य लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रहा है। अपने घूमने फिरने अगर कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बसों में परिवहन के माध्यम से अपन सफर कर रहे हैं, तो जैसे मान लो पर्वतीय क्षेत्रों से जा रहे हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों की ऐसी स्थिति काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ पेड़ वगैरह फुलवारी वगैरह आते ही वहां का ठंडा वातावरण होते हैं, हमें एक ऐसा हमारे आशीन रहता है, अरे वाह क्या सीन है, क्या दृश्य है। वो ही भूदृश्य की अपन बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये भूदृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और लोग वहां पर रुककर थोड़ी देर उसे निहारने का कार्य करते हैं, क्योंकि मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो भूदृश्य के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे आजकल कुछ वर्षों में एक नया ट्रेंड आया, अपने जैसलमेर बाड़मेर के जो सम के धोरे हैं, सम के जो टीले हैं, जैसलमेर बाड़मेर वाले जो मिट्टी के मरुस्थलीय टीले हैं, वहां पर लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक के आजकल टूरिस्ट पॉइंट ऐसा बड़ा आ रहा है कि वहां पर लोग सफारी करने के लिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में घूमने के लिए आते और जा रहे हैं। वहां पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहां पर मस्ती वगैरह करते हैं। तो वो लोग क्षेत्र है ना, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? भूदृश्य के नाम से जानते हैं। ऐसे ही कुछ और स्थिति आ जाती है जिसमें इतिहास और कला है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका इतिहास और कला। अब इतिहास और कला में तो क्या होता है, इतिहास जितने भी हवेलियां हो गई, किले वगैरह हो गए, बावड़ियां वगैरह हो गई, ये सारी किस में आ जाते हैं? इतिहास में आ जाते हैं कि प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के द्वारा जो इमारतें वगैरह जो भी कार्य किए गए थे, आज उनको निहारने के लिए लोग उधर आते और जाते हैं। संस्कृति वहां पर भित्ति चित्र वगैरह उस स्थान के समय को दर्शाने की उनका कल्चर क्या था, उनको जो भित्ति चित्र बने हुए होते हैं उनको देखने के लिए लोग आते और जाते हैं। जैसे अपना जयपुर शहर है, वहां पर हवा महल हो गया, वहां पर तरह-तरह की चीजें जो है ना, वो देखने के लिए आते और जाते रहते हैं। तो ये कला और संस्कृति भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि वहाँ की जो विशेषताएँ हैं, वो विशेषताएँ देखने के लिए लोग जाते हैं कि पहले के प्राचीन काल में जो राजा महाराजाओं की शासन व्यवस्था थी, वो किस प्रकार से रहा करते थे, उसकी किस प्रकार से दिनचर्या हुआ करती थी, कहाँ-कहाँ सभाएँ करते थे, किस प्रकार से वो अपने आप को सुरक्षित रखते थे, उन सभी को किस प्रकार से अपनी चारदीवारी प्राचीन में जो है ना, वो रहकर निवास करते थे। उन सबको देखने निहारने के लिए लोग आते और जाते रहते हैं। इसलिए वो अपने मनोरंजन उनका हो जाता है। घूम फिर की जो तनाव भरी जो जिंदगी होती है, सुबह से शाम तक पैसा-पैसा में लोग लगे रहते हैं, तो उससे कुछ निजात पाने के लिए 1, 2, 4, 5, 10 दिन के लिए घूम कर फिर कर आते हैं, जिसे अपन पर्यटन कहते हैं। और ये ज्यादातर इतिहास, कला, संस्कृति, भूदृश्य वगैरह, जलवायु वगैरह के आधार पर निर्धारित होता है। इसमें अगला पॉइंट आ जाता है अपना, वो फिर संस्कृति और अर्थव्यवस्था। संस्कृति और अर्थव्यवस्था यानी संस्कृति और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करती है। जैसे गोवा की मेडिकेरी वगैरह, कर्नाटक वगैरह की जो स्थितियां होती है, वहाँ की संस्कृति क्या है। वहाँ के ऐसे स्थल होते हैं जो पर्यटकों को ठहरने की, खान पान की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था है ना, वो करते हैं। तो ऐसे संस्कृति और अर्थव्यवस्था होती है कि उन संस्कृति के आधार पर स्थान विशेष के जो कल्चर है, स्थान विशेष का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा है, जो सारी चीजें आती है, वो ज्यादातर लोगों को आकर्षित करते हैं। कि कई समाज के लोगों की संस्कृति ऐसी रही है, वेशभूषाएँ वगैरह बोलचाल, कि लोग सहज ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनकी जो वेशभूषाएँ होती है, उनको खुद पहनकर जो है ना, अपने अलग ही फोटोग्राफी का लुत्फ़ उठाते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ होती है ना, वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पर्यटन उन क्षेत्रों की ओर है ना, वो खींचा चला जाता है। तो ऐसे में लगभग 4-5 पॉइंट आ रहे हैं, जिससे लोग उन क्षेत्रों की ओर है ना, वो अग्रसर हो रहे हैं। तो ये पर्यटन की दृष्टि से में इसमें गिना जाता है। लेकिन आजकल एक नया ही ट्रेंड चल रहा है पर्यटन का। नया ही एक स्वरूप उभर कर आया है, जिसे अपन नाम देते हैं चिकित्सा पर्यटन। इसको नाम दिया गया है चिकित्सा पर्यटन। ये एक अलग ही तरह का पर्यटन हुआ है, चिकित्सा पर्यटन। लेकिन अपन पर्यटन का अर्थ तो समझ रहे हैं कि ये आमोद प्रमोद की यात्रा होती है, जो लोग घूमने फिरने के या मौज मस्ती के उद्देश्य से है ना करते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा शब्द और आ गया, चिकित्सा। यानी
जो लोग चिकित्सा के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पर्यटन करते हैं, वो चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। ऐसे में एक देश से दूसरे देश के लोग जो है ना विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए आते और जाते रहते हैं, तो उसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। जैसे 2005 के आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए, तो भारत में लगभग अमेरिका से 55,000 व्यक्ति चिकित्सा सेवाएँ प्राप्त करने के लिए भारत में आए हैं, या उनका जो वीज़ा बना था, वो चिकित्सा पर्यटन के नाम से वीज़ा उनका बना था कि भारत में इलाज करवाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए वो भारत में आ रहे हैं। तो ऐसे में ये एक नया स्वरूप जो है ना पर्यटन का उभर कर सामने आ रहा है। इसके अलावा भारत हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, ऐसे देश हैं सिंगापुर वगैरह, जो विकासशील देश हैं, वो एक चिकित्सा पर्यटन के कारण काफ़ी ज़्यादा उनको गति मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये चिकित्सा पर्यटन अपनी दृष्टि से एक अलग ही प्रकार का पर्यटन होता है, जो लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर एक देश से दूसरे देश या विभिन्न देशों से भारत में ये लोग आ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण चिकित्सा पर्यटनों में से माना जाता है। इस प्रकार आपका जो तृतीय व्यवसाय चल रहा था, जिसे पिंक कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ये इसमें लगभग समाप्त होता है। इसके बाद में एक अलग प्रकार का और व्यवसाय आता है, जिसे चतुर्थक व्यवसाय कहते हैं। इसी में शामिल है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक क्रियाकलाप भी कहते हैं या चतुर्थक व्यवसाय भी कहते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप, इसे श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अब इस श्वेत कॉलर श्रमिक के अंदर क्या-क्या शामिल होता है? इसमें ज्यादातर सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, संचार हो गया, अनुसंधान, प्रबंधन जैसे कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि ऐसे कार्य जिसके अंदर भिन्न-भिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रहण करना, डाटा एकत्रित करना, प्रबंधन करना, सूचना एवं तकनीकी का विकास करना, ऐसे कार्य करने वाले जो क्षेत्रों में जो व्यक्ति कार्य करते हैं, वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। इसमें ज्यादातर श्वेत कॉलर श्रमिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार का कार्य भी दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें ज्यादातर विकासशील देश जो है ना, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। विकासशील देशों के लोग हैं, वो काफी इसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये क्या होता है? चतुर्थक क्रियाकलाप या चतुर्थक सेवाएं होती हैं। ठीक ऐसे ही फिर एक क्रियाकलाप और आता है, जिसे हम पंचम क्रियाकलाप कहते हैं। पंचम क्रियाकलाप या पंचम व्यवसाय भी उसे अपन कह सकते हैं, पंचम क्रियाएं भी उसे कह सकते हैं, व्यवसाय के नाम से भी उसे जाना जाता है। पंचम क्रियाकलाप या पंचम व्यवसाय में क्या आता है कि विचारों की व्याख्या करना, विचारों की व्याख्या करना और शोध कार्य इसमें शामिल होते हैं। या कौन से विचार? नवीन विचार। नवीन विचारों की व्याख्या करना, चतुर्थ क्रियाकलाप, इसे स्वर्ण कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। और इसका क्या अर्थ है? नवीन विचार, नवीन विचारों की व्याख्या करना या शोध कार्य जैसे इसमें शामिल होते हैं। जैसे नवीन विचारों की व्याख्या करना, जैसे लेखक हो गया, शिक्षक हो गया, ज्यादातर इसमें इनको शामिल किया गया है। लेखक नवीन विचारों की व्याख्या करना, क्योंकि जैसे लेखक राइटर होता है, वो इस प्रकार से, जैसे सीधे अपन बात मुद्दे पर आ रहे हैं कि जैसे फिल्में वगैरह होती है, जैसे फिल्में कोई आती है, नाम आ गया कि भाई ये फलानी फिल्म जो है ना, वो उस दौरान जो है ना वो रिलीज होने वाली है, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये फिल्म किस प्रकार से आएगी? नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कार्य होता है प्रोड्यूसर का। जो राइटर जो होते हैं, राइटर यानी उसे जो फ़िल्म की जो कहानी होती है वो लिख कर देते हैं, और प्रोड्यूसर जो होता है ना, उस कहानी को यथार्थ में चलचित्रों के माध्यम से उस जो उसके कलाकार होते हैं उनके माध्यम से उसे पेश करता है। तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसी क्रियाएँ कोई भी अनुमान लगा सकता है, तो वो होता है नवीन विचारों की व्याख्या करने वाले, यानी लेखक ही जो है ना ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कहानी को कहाँ से घुमाकर है ना, किस प्रकार से लाकर है ना वो समेट कर रख देता है। तो इस प्रकार के जो विचार रखने वाले होते हैं, उन्हें नवीन विचारों की व्याख्या करने वाला कहा जाता है। वो नवीन विचारों की व्याख्या करते हैं। टीचर जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वो भी जिस प्रकार से कालांश अपना प्रस्तुत करते हैं, उस दौरान उनकी जो लेखनी होती है, जो उनका व्याख्यान करने का जो तरीका होता है, वो बाकी के व्यवसायों से सबसे अलग होता है। तो ऐसे में पंचम क्रियाकलाप में ज्यादातर उन लोगों को शामिल किया गया है जो नवीन विचारों की व्याख्या करने वाले होते हैं, या एक
नया शोध कार्य है ना वो करते हैं। उसमें लेखक वगैरह हो गया, आपके टीचर वगैरह हो गए, वैज्ञानिक वगैरह हो गए, उनको इसमें शामिल किया जाता है। इस कारण ये उच्च कोटि का कार्य होता है। हाई लेवल का ये कार्य होने के कारण इसे इस व्यवसाय को करने वाले लोगों को स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है। यानी कि जो लेखक हो गए, वैज्ञानिक हो गए, टीचर हो गए, वो स्वर्ण कॉलर श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से ये पंचम क्रियाकलाप है ना वो आपका पूरा होता है। अब इसी पंचम क्रियाकलाप को अगर अपन देखें या इसी में थोड़ा सा आगे और बढ़ाए तो इसमें 2-3 पॉइंट हमारे सामने और आ रहे हैं जो आजकल की दुनिया में एक बिल्कुल प्राथमिक द्वितीय व्यवसाय से अलग है ना वो आते चले जा रहे हैं। तो जिसमें एक में आ जाता है अंकीय विभाजन, एक आता है इसमें अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन यानी अंकीय विभाजन होता क्या है? ये अंकीय विभाजन ज्यादातर विकसित और विकासशील देशों के मध्य एक कंपटीशन का एक माध्यम है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, ऐसे में विभिन्न देशों को जो अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं या समय के साथ प्रकृति के द्वारा लोगों को जो अवसर मिलते हैं विभिन्न देशों को, तो ज्यादातर जो विकसित देश होते हैं वो इन अवसरों का फायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं और विकासशील देश होते हैं वो विकासशील देश उन अवसरों का फायदा उठा नहीं पाते या उन विकासशील देशों की पहुंच में वो होते ही नहीं है। इस कारण विकसित और विकासशील देशों के मध्य काफी ज्यादा अंतर आ जाता है, विभाजन आ जाता है, अंकीय विभाजन हो जाता है। जैसे विकास विकसित देश है ना वो अंकों के आधार पर टॉप पर जा रहे हैं, विकासशील देश अंकों के आधार पर नीचे आ रहे हैं। तो इसी को विभिन्न देशों को विकास के अवसरों के आधार पर जो बांटा जाता है वही अंकीय विभाजन कहलाता है। जैसे इसमें अपन ये कह सकते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो विभाजन होता है विकास के अवसरों की ये जो तुलना उसकी की जाती है तो उसमें विकासशील अंकों की तुलना के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का जो विभाजन होता है, जो पिछड़े हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र आगे बढ़े हुए हैं, वही अंकीय विभाजन कहलाता है। जो उपलब्ध अवसरों का फायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं और जो नहीं बढ़ पाते वो पिछड़ जाते हैं। इसके बाद में आता है बाह्य स्त्रोतन। बाह्य स्त्रोतन, बाह्य स्त्रोतन का मतलब होता है ठेका देना। ठेका देना, ठेका देने का मतलब हो गया टेंडर। टेंडर देना यानी एक देश द्वारा, एक देश द्वारा दूसरे देश को कार्यभार सौंप देना। कार्यभार सौंप देना ही बाह्य स्त्रोतन कहलाता है। यानी कि जैसे मान लो वही जो विकसित देश होते हैं, विकसित देशों की जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो विकासशील देशों में जाकर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कोई अपन टनल सुरंग बनाने का कार्य दे तो विदेशी कंपनी आगे वह सुरंग बनाकर दे रही है, तो वो हो गया बाह्य स्त्रोतन। क्योंकि अपन ने उसे ठेका दे दिया, भाई आपको इस पर्वत से 5 किलोमीटर की सुरंग है ना वो बनाकर देनी है, उसका मूल्य निर्धारित हो जाता है, तो वो कहलाता है बाह्य स्त्रोतन। अगर यही कार्य अपन समुद्र पार देशों को देते, जैसे मान लो आपका चीन, जापान, चीन हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ये देश है। इन देशों में अगर भारत कोई की कंपनी वहां पर कोई कार्य करने जा रही है तो वो यानी उसको ठेका दे दिया तो वो तो कहलाता है बाह्य स्त्रोत। अगर यही कार्य समुद्र पार देशों को दिया जाता है, समुद्र पार देशों को दिया जाता है तो वो ऑफशोरिंग कहलाता है। काम वही है, काम वही है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर आ गया। स्थलबद्ध देशों को अगर दिया जाता है कोई काम तो वो बाह्य स्त्रोतन कहलाता है और यही काम अगर समुद्र पार देशों को दिया जाता है तो ऑफशोरिंग कहलाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के ठेके के कार्य करना, जैसे कॉल सेंटर वगैरह होगा ना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं ना वो सारे इसमें बाह्य स्त्रोतन में आते हैं। जो स्थलबद्ध देशों को दिया जाता है वो बाह्य स्त्रोतन हो गया, जो समुद्र पार देशों को देते हैं वो ऑफशोरिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ तृतीय व्यवसाय के अंदर अपन ने ज्यादातर व्यापार वाणिज्य को पढ़ा है, परिवहन को पढ़ा है, सेवाएं पढ़ी हैं, इसके अलावा अपन ने संचार को पढ़ा है और इसी के अंदर चतुर्थ क्रियाकलाप भी पढ़े, पंचम क्रियाकलाप पढ़े और पंचम क्रियाकलापों में ज्यादातर अपन ने अंकीय विभाजन और ऑफशोरिंग या बाह्य स्त्रोतन भी पढ़ा है। तो इस प्रकार से कक्षा 12 के भूगोल विषय का जो छठा चैप्टर था, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप, वो पूर्ण होता है। अगले वीडियोज में अपन सातवें लेसन, सातवें चैप्टर परिवहन और संचार के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लेसन आपको उपलब्ध करवाते रहे। धन्यवाद।